In the previous lecture, we have discussed about the selection of recombinant vector inside the host cell by using different techniques like the direct selection, insertional inactivation, complementation, phage-based selection, and the selection based on the serology or the immunological reactions. In this lecture, we will discuss the selection of the recombinant specifically based on the clone genes. That is the analysis of the clone gene. इसमें हम specifically clone gene को analysis करेंगे by using different molecular techniques, and we confirm the presence of our desired gene inside the host cell. For this purpose, we will use different techniques. Analysis of clone genes. Once clones have been identified by techniques such as hybridization or immunological screening, more detailed characterization of the DNA can begin. जब हमने हाइब्रिडाइजेशन, इम्यूनोलॉजिकल स्क्रीनिंग या इंसर्शन इनएक्टिवेशन से क्लोन को अगर आइडेंटिफाई किया, उसकी मोर कैरेक्टराइजेशन के लिए, उसको मजीद कंफर्म करने के लिए वी यूज एनालिसिस ऑफ द क्लोन जीन. There are many ways of tackling this, and the choice of approach will depend on what is already known about the gene in question and on the ultimate aims of the experiment. बहुत से मेथड हैं क्लोन जीन को एनालिसिस करने के, और सिलेक्शन किस बेस पे होती है क्लोन जीन एनालिसिस की टेक्निक की, ये हम सेलेक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी नोन अबाउट देयर जीन एंड द ultimate goal of the experiment, what we want to achieve by using our cloning gene or our cloning experiment. Basic method of the analysis of clone gene is the characterization based on messenger RNA translation in vitro. In vitro हमने translation process की बेस पे कैरेक्टराइजेशन करनी है. वो जीन जिसको हमने एनालाइज करना है, उस जीन को हमने इन विट्रो ट्रांसलेशन करनी है. उसके लिए हम इन विट्रो ट्रांसलेशन का प्रोसीजर या प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, उसकी बेस्ड हम उसको कैरेक्टराइज करेंगे. इन सम केसेस द आइडेंटिटी ऑफ ए पार्टिकुलर क्लोन में रिक्वायर कंफर्मेशन इफ द डिजायर्ड सीक्वेंस कोड्स फॉर ए प्रोटीन. जो हमने क्लोन इस्तेमाल किया वो किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है, एंड द प्रोटीन हैज बीन कैरेक्टराइज्ड, इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द प्रोटीन प्रोडक्ट बाय टू मेथड्स बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन विट्रो. तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इन विट्रो मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करेंगे और उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे. The two methods are known as hybrid arrest translation (HART), hybrid arrest translation, and hybrid release translation, sometimes called the hybrid select translation. Hybrid release is also called hybrid select. अब हाइब्रिड अरेस्ट में हम क्या करते हैं? हाइब्रिड अरेस्ट में जो जीन हमने आइडेंटिफाई करना होता है, जिस जीन की ट्रांसलेशन हमने आइडेंटिफाई करनी होती है, प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना होता है, उस स्पेसिफिक जीन को हमने अरेस्ट कर लेना है. अब वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, बाकी जितने भी जीन है वो सारे एक्सप्रेस होंगे. अब वो जीन हमारे जो मेन रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है, उसमें मिसिंग होगा. That's why it is called hybrid arrest translation. And hybrid release translation में हम क्या करेंगे? hybrid release translation में बाकी सब जो सीक्वेंस हैं उनको हम अरेस्ट कर लेंगे, और जो हमारा स्पेसिफिक क्लोन जीन है उसको हम रिलीज करेंगे, जो जिसकी ट्रांसलेशन होगी, जिसकी प्रोटीन बनेगी, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे फर्दर एनालिसिस के लिए. So there are two methods that are used in vitro translation of the messenger RNA. characterization बेस में हाइब्रिड अरेस्ट है और हाइब्रिड रिलीज. क्लोन डीएनए हाइब्रिड अरेस्ट ट्रांसलेशन में हमने जो हमारा क्लोन डीएनए है उसको अरेस्ट कर दिया है बाय बाइंडिंग विद द कम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए. जब उसको हमने अरेस्ट किया, बाकी सारे फ्री हैं, बाकी सारे मैसेंजर आरएनए फ्री हैं, दे कैन ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन्स. तो हमें जो ये एरो नजर आ रहा है, इस एरो में जो हमारा मैसेंजर आरएनए वो इनकोड नहीं हो रहा, बाकी सारे मैसेंजर आरएनए इनकोड हुए हैं. जो हमारा डिजायर मैसेंजर आरएनए है वो इनकोड नहीं हुआ. इट मींस our desired gene, our desired RNA bound with the complementary DNA, so we can identify by using hybrid arrest translation. hybrid release में हम क्या करेंगे? hybrid release में हमने जो हमारा क्लोन डीएनए है उसको मैसेंजर आरएनए के साथ बाउंड किया. जब उसके साथ बाउंड हुआ, बाकी सबको हमने वॉश आउट किया, बाकी सब रिमूव हो गए. जब बाउंड करने के बाद हमने अपना मैसेंजर आरएनए रिलीज किया. जब मैसेंजर आरएनए रिलीज हुआ, चूंकि बाकी सारे वॉश आउट हो गए, सिर्फ हमारा मैसेंजर आरएनए यहाँ पे जो रिलीज हुआ है वो ट्रांसलेट करेगा, तो सिंगल बैंड प्रोड्यूस होगा. हाइब्रिड रिलीज में सिंगल बैंड प्रोड्यूस हो रहा है,
और हाइब्रिड अरेस्ट में बहुत सारे बैंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। हाइब्रिड बैंड में कौन सा मैसेज आ रहा है या कौन सा बैंड में से, सॉरी हाइब्रिड अरेस्ट में कौन सा बैंड में से जिसको हमने अरेस्ट किए हुए, और जबकि हाइब्रिड रिलीज में कौन सा बैंड प्रोड्यूस हुआ जिसको हमने रिलीज किए हुए। सो दीज टू मेथड्स आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ desired gene by in vitro translation. Second method for the analysis of the clone gene is the restriction mapping. Restriction mapping for clone fragments is usually essential for further manipulation. This is particularly important where phage or cosmate vectors have been used to clone relatively large pieces of DNA. If restriction map is available, smaller fragments can be isolated and used for various procedures. अगर restriction map available है तो smaller fragments को हमने isolate करना है, that can be used for further procedures like the subcloning into other vectors, the preparation of probes for chromosome walking and DNA sequencing. Probe के प्रिपरेशन के लिए या डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लार्ज रेंज रिस्ट्रिक्शन मैपिंग में बी नीडेड if a cloning protocol has involved the use of bacterial or yeast artificial chromosome vectors with inserts in size range of 300 to 500 kb। अगर हमने yeast artificial chromosome को या bacterial artificial chromosome का इस्तेमाल किया उसके लिए हमने लॉन्ग रेंज रिस्ट्रिक्शन मैपिंग इस्तेमाल करनी है। In practice, the cloned DNA is usually cut with a variety of restriction enzymes to determine the number of fragments produced by each enzyme. Practically, जो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग है उसमें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं जो डीएनए को डिफरेंट साइड्स पे कट करते हैं और मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। एंजाइम दैट कट द डीएनए इनटू 2 to 4 पीसेस आर यूजुअली चूजन। हमने उन एंजाइम को सिलेक्ट करना है जो 2 to 4 पीसेस प्रोड्यूस करते हैं। By performing a series of single and multiple digests with a range of enzymes, कुछ एंजाइम सिंगल कट लगाएंगे, कुछ मल्टीपल कट लगाएंगे। कटिंग करने के बाद द कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन मैप कैन बी पीस टुगेदर। जो डिफरेंट जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे उनको हमने आपस में जोड़ना है, इकट्ठा करना है ताकि आप कंप्लीट जो एनालिसिस है कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन मैप बन सके। दिस प्रोवाइड्स द एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर मोर डिटेल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द क्लोन फ्रेगमेंट्स। ये जो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग है इट प्रोवाइड ए डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लोन फ्रेगमेंट्स। इससे हम क्लोन फ्रेगमेंट्स की डिटेल इंफॉर्मेशन, उसके सीक्वेंस, उसका फ्रेगमेंट्स लेंथ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसकी एसेंशियल इंफॉर्मेशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। How we use restriction mapping to identify or to take the information about a genome. This is our genome having the 100 kb length. We treat this genome with different enzymes SAL1, BMH1 and SAL1 plus BMH1 को इकट्ठा यूज किया हमने। SAL1 ने 3 फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस किए, BMH1 ने 2 फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस किए और SAL1 प्लस BMH1 ने जो हमने कंबाइंड स्टेट में इस्तेमाल किया उसने 3 फ्रेगमेंट्स यूज किए। इनको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन किया, मार्कर के साथ कंपेयर किया, ये 3 फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हुए और इसमें भी हमारे पास 2 फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हुए, इसमें 3 फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हुए। इनको हमने मैप कंस्ट्रक्शन के लिए या मैप रिस्ट्रिक्शन मैप को आइडेंटिफाई करने के लिए जितने भी हमारे पास फ्रेगमेंट्स बने उनको हमने कंबाइन करने के बाद उसके रिस्ट्रिक्शन मैप को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो रिस्ट्रिक्शन मैप इज अ टेक्निक दैट कैन यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वी कैन कंबाइन द रिस्ट्रिक्शंस fragments and we can identify our desired gene sequence. Blotting techniques can also be used for the identification of the clone genes. These are the basic technique in the molecular genetics and the genetic engineering for the identification of the gene, for the identification of the messenger RNA and protein as well. Blotting का simple मतलब क्या होता है? Blotting का simple we can say that it's a transfer of any macromolecule from the gel into the membrane. तो उस मेम्ब्रेन पे हम उसको ट्रांसफर करेंगे, देन वी विल एनालाइज द मेम्ब्रेन बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। तो हम इसके लिए 3 मेथड इस्तेमाल करते हैं, साउथर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड द वेस्टर्न ब्लॉटिंग। साउथर्न ब्लॉटिंग mainly used for the DNA, northern is for RNA and western is for proteins. To determine gene of interest in original clone, use methods based on the blotting nucleic acid molecule onto membranes and hybridizing with specific probes. हमने जो न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल है उसको हमने ब्लॉट करना है, ट्रांसफर करना है मेम्ब्रेन पे, देन वी हाइब्रिडाइज दैट स्पेसिफिक सीक्वेंस विद द प्रोब्स। अब प्रोब क्या होते हैं? प्रोब आर द शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड हैविंग रेडियोएक्टिव लेबल, हैविंग dye that can glow, that can be identified on the basis of its color and that can be illuminated by using UV radiations.
Such an approach is in some ways an extension of clone identification by colony or plague hybridization, with the refinement that information about the structure of the clone is obtained. इसको हम सेम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हमने कॉलोनी या प्लेग हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक इस्तेमाल की, लेकिन ये उसकी एक्सटेंशन है। उसमें हमने कॉलोनी को डायरेक्ट इस्तेमाल किया कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन इसमें हम स्पेसिफिकली डीएनए को, आरएनए को या प्रोटीन को इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट ब्लॉटिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय द ईडी साउथर्न इन 1975 एंड इज एपोनोनिमसली नोन एज द साउथर्न ब्लॉटिंग। उसके नेम की वजह से हमने उसको साउथर्न ब्लॉटिंग का नाम दिया। और अब नॉर्थर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग का नाम क्यों दिया? नॉर्थर्न ब्लॉटिंग क्योंकि ये साउथर्न ब्लॉटिंग है ईडी साउथर्न के नेम की वजह से, तो नॉर्थर्न इट इज यूज्ड फॉर द डीएनए एनालिसिस, और जब हमने आरएनए को इस्तेमाल किया तो उसके लिए हमने नॉर्दर्न का इस्तेमाल किया, जब हमने प्रोटीन का इस्तेमाल किया उसके लिए हमने वेस्टर्न का इस्तेमाल किया। और ईस्टर्न भी एक ब्लॉटिंग होती है जो हमने प्रोटीन के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन दैट इज द प्रोटीन आफ्टर द पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। जब प्रोटीन के साथ फास्फोराइलेशन हो जाएगी, ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगी, उसको हम जब एनालिसिस करेंगे दैट इज द ईस्टर्न ब्लॉटिंग। A southern blotting is a method routinely used in molecular biology for detection of a specific DNA sequence in DNA samples। हम जब किसी भी डीएनए सैंपल में डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए जो स्पेसिफिक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड द साउथर्न ब्लॉटिंग। साउथर्न ब्लॉटिंग कंबाइंस ट्रांसफर ऑफ electrophoresis separated DNA fragments to a filter membrane and subsequently fragment detection by probe hybridization। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? हमने जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो हमारे डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हुए उनको फिल्टर पेपर पे, नाइलून पे या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे हमें ट्रांसफर करना है, और आफ्टर द ट्रांसफर वी हाइब्रिडाइज दैट फ्रैगमेंट विद द प्रोब। उसके बाद उसको फिर डिटेक्ट करेंगे बाय यूवी रेडिएशन और बाय इल्यूमिनेशन और क्लोरीमेट्री की बेस पे। इन दिस मेथड फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए जनरेटेड बाय रिस्ट्रिक्शन इन डाइजेशन आर सब्जेक्टेड टू एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने उसको पहले जो भी डीएनए फ्रैगमेंट्स है उसको हमने कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, देन एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उसको हमने रन किया, वो फ्रैगमेंट्स में सेपरेट हो गया। द सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स आर देन ट्रांसफर्ड टू नाइट्रोसेलुलोज और नाइलून मेम्ब्रेन बाय ब्लॉटिंग टेक्निक्स। ब्लॉटिंग टेक्निक्स में उसको ट्रांसफर किया मेम्ब्रेन पे, देन वी हाइब्रिडाइज विद द प्रोब। When the fragments have been transferred from the gel and bound to the filter, it becomes a replica of the gel। जब हम फ्रैगमेंट्स को जेल से फिल्टर पे ट्रांसफर करेंगे, it will be the exact copy of the plating, it will be the exact copy of the sequence as in the gel। जैसा वो जेल पे था वैसे ही वो फिल्टर पे ट्रांसफर होगा। द फिल्टर देन कैन देन बी हाइब्रिडाइज विद रेडिएक्टिव लेबल। देन हम फिल्टर को रेडिएक्टिव लेबल प्रोब से हाइब्रिडाइज करेंगे। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन एंड वाशिंग द फिल्टर इज एक्सपोज्ड टू एक्स-रे फिल्म एंड ऑटोरेडियोग्राफ प्रिपेयर्ड विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोन। जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और वाशिंग करेंगे, देन वी एनालाइज द फाइनल filter or membrane with the X-ray or the autoradiograph that give us the complete information of the clone. This is a practical setup of the southern blotting. The genome having our desired gene. This genome is isolated and cut with the restriction enzymes. After cutting with the restriction enzymes, it produces different fragments. There are different fragments also having our gene of interest. उसके बाद हम उसको ट्रांसफर करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में द फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज। दे मूव फ्रॉम द स्मॉलर फ्रैगमेंट्स मूव greater as compared to the larger fragments. There are different bands that produce on the gel electrophoresis. After that we set the blotting apparatus। ब्लॉटिंग apparatus में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बफर है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर बफर। ट्रांसफर बफर के बाद हम रखते हैं स्पॉन्ज। स्पॉन्ज के बाद हम प्रेस करते हैं अपने जेल को जिस पे हमारा डिजायर फ्रैगमेंट्स मौजूद हैं। जेल के बाद हम प्रेस करते हैं अपनी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के बाद हम रखते हैं पेपर टॉवल्स। पेपर टॉवल्स के बाद हम उस पर वेट रखते हैं जो उसको पंच करता है एंड दैट मेक द इजी इन द ट्रांसफर of the fragments from the gel to the nitrocellulose. The DNA bands are transferred to nitrocellulose filter by blotting. The solution passes through the gel and filter to the paper towels by capillary action। तो capillary action से ये solution पास होता है, उससे हमारे जो fragments हैं वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये जो हमारी नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, इसमें जो डीएनए ट्रांसफर हुआ है दैट
looks like the similar as in the gel. जो नाइट्रोसेल्यूलोज पे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनकी जो पोजीशन एग्जैक्टली सेम है जो जेल पे है। तो हमने मेन जो हमारा पर्पज है वो ट्रांसफर ऑफ द फ्रेगमेंट्स डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द जेल टू नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर। After that, after the transfer of the fragments from the gel to the membrane, we provide or we hybridize the fragments that are present on the membrane with the label probe. हम इसमें हम label probe expose करेंगे, label probe add करेंगे. Label probe will hybridize with the complementary region or complementary sequence that is our desired gene, उसके साथ वो हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ये एक सील बैग में हम इसको पैक करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बाद द फ्रेगमेंट्स कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज आइडेंटिफाइड बाय ए बैंड ऑन फिल्टर। जब उसको हमने फिल्टर पे बैंड को आइडेंटिफाई करते हैं यूवी रेडिएशन से या एक्स रेडिएशन से, तो हमारा जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड जो हमारा स्पेसिफिक जीन है उसको हम इजी आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द ग्लो और बेस्ड ऑन द कलर। सो दिस इज द southern blotting that is used for the detection or identification of the DNA segments that transfer from the gel to nitrogen membrane, then added with the probe, then washing and identify or analyze on in the UV or in the X-ray that is helpful in the identification of the desired gene. Northern blotting, that is the technique used for the RNA. The same technique can be used with RNA as opposed to DNA. In this case, it is known as the Northern blotting. It is most useful in determining hybridization patterns in messenger RNA samples and can be used to determine which region of the cloned DNA fragments will hybridize to particular messenger RNA. तो कौन सा DNA fragments जो है वो messenger से जगह बाइंड करते हैं, तो इसमें हमने messenger RNA को आइडेंटिफाई करना है, उसको कैरेक्टराइज करना है। However, it is more often used as a method of measuring transcript level during expression of a particular gene. तो Northern blotting को हम mainly ट्रांसक्रिप्शन या जीन एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी जीन का जो एक्सप्रेशन लेवल कितना है, वो उसमें जो मैसेंजर आरएनए उसका जो लेवल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए वी यूज नॉर्थर्न ब्लॉटिंग। RNA extraction, sample having the RNA, then RNA is extracted from the sample, then gel electrophoresis, the suppression of the RNA fragments by size on the gel. अब जेल में हम इसमें स्पेसिफिकली चूंकि RNA हमारे पास लीनियर फॉर्म में होता है, उसको अपनी स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हमने जो RNA को जेल में रन करने उस जेल में formaldehyde होना बहुत जरूरी है। Formaldehyde is mainly used in the gel electrophoresis that is used for the RNA suppression. After that, northern blotting, transfer of RNA to membrane, हमने इस जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो फ्रेगमेंट सेपरेट हुए इनको हमने ट्रांसफर कर देना है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे। अब आरएनए को उस पे फिक्स करने के लिए मेनली वी यूज हीट और यूवी रेस, उससे जो आरएनए फिक्स हो जाएगा हमारी नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे। देन वी ऐड लेबल प्रोब्स जो हमारे कंप्लीमेंट्री जो मैसेंजर आरएनए स्पेसिफिक आरएनए है, डिजायर आरएनए है, उसका प्रोब होगा, सिंगल डीएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डीएनए जो बाइंड करेगा स्पेसिफिकली विद आवर डिजायर्ड मैसेंजर आरएनए। वो साथ बाइंड करने के बाद लेबल चूंकि उसका वो कंप्लीमेंट्री है तो मेम्ब्रेन हाइब्रिडाइज होगा लेबल प्रोब के साथ। आफ्टर दैट वी विजुअलाइज द मेम्ब्रेन नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन दैट इज लेबल्ड विद द आरएनए एंड प्रोब ऑन द एक्स-रे फिल्म। तो एक्स-रे फिल्म पे हमें क्या नजर आएगा, जहां पे हमारा प्रोब बाइंड करेगा वो बैंड हमें नजर आएंगे, वो ग्लो करेंगे, वो स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करेंगे या कलर प्रोड्यूस करेंगे, इसकी बेस हम डिटेक्ट कर लेंगे। तो इट डिटेक्ट मेनली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ आवर डिजायर्ड मैसेंजर आरएनए बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द प्रोब। तो जब हमने आरएनए को एनालिसिस किया, आरएनए को कैरेक्टराइजेशन किया, दैट मेथड इज कॉल्ड नॉर्थर्न ब्लॉटिंग। Western blotting mainly used for the characterization of the proteins. Western blotting involves the transfer of electrophoretically separated protein molecules to membrane. हम जब प्रोटीन मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन में ट्रांसफर किया, that is called the Western blotting. Often used with the SDS page, polyacrylamide gel electrophoresis under denaturing conditions. Western blotting can identify proteins specifically if the appropriate antibody is available. तो Western blotting के लिए mainly we use the antibody. जो हमने प्रोटीन इस्तेमाल किया उसके लिए हमने प्राइमरी एंटीबॉडी का इस्तेमाल करना है, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी का इस्तेमाल करना है, that will detect or that will help in the identification of our protein.
The membrane with the proteins fixed in position is probed with the antibody to detect the target protein in a similar way to immunological screening of plaque lifts from expression libraries. हमने जो प्रोटीन आइडेंटिफाई करनी है उस प्रोटीन की हमने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है। उस एंटीबॉडी को उस प्रोटीन के साथ हमने जब मिक्स करने हैं तो जब चूंकि वो एंटीबॉडी स्पेसिफिकली उसी प्रोटीन की होगी जो हमने आइडेंटिफाई करनी, जिसको हमने एनालिसिस करने हैं, तो उसके साथ वो बाइंड होगी। उसको बाइंडिंग के बाद हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। समटाइम वेस्टर्न ब्लॉट्स कैन बी यूजफुल टू मेजर द अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन इन अ सेल एट एनी गिवन टाइम। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग को हम प्रोटीन की अमाउंट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाय कंपेयरिंग विद अदर डेटा सच एज अमाउंट ऑफ मैसेंजर आरएनए और enzyme activity, it is possible to build up a picture of how the expression and metabolic control of protein is regulated. तो किसी भी सेल में प्रोटीन किस लेवल पे बन रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस किस हद तक हो रहा है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग को इस्तेमाल करना है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, वेस्टर्न ब्लॉटिंग as you discussed is used for the separation or the identification or the analysis of the proteins. The proteins are separated on the SDS page, SDS sodium uracil surface polyacrylamide gel electrophoresis. After the separation of the protein on the SDS page, we transfer the protein on the nitrocellulose membrane, that is the blotting tank. In the blotting tank, proteins transfer to the nitrocellulose sheet, or we can transfer the protein to the PVDF as well. वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे। तो इसका जो सेटअप है सिमिलर है। इसमें जो ट्रांसफर बफर होगा, देन वी प्लेस द स्पॉन्ज, देन वी प्लेस अवर nitrocellulose membrane or the PVDF membrane, then we place the paper towel and then weight. तो वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करने के बाद हमने जो ट्रीट करना है उस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को एंटीबॉडीज से। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज दैट कैन बी यूज्ड, प्राइमरी एंटीबॉडीज एंड सेकेंडरी एंटीबॉडीज। प्राइमरी एंटीबॉडीज बाइंड करती हैं प्रोटीन्स के साथ और सेकेंडरी एंटीबॉडीज बाइंड करती हैं एंटीबॉडीज के साथ। चूंकि सेकेंडरी एंटीबॉडीज जो हैं वो रेडियोएक्टिव लेबल्ड होती हैं, उसमें हम फास्फेटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्कलाइन फास्फेटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हार्स रेडिश पेरोक्सीडेज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ग्लो करते हैं, जो रेडियोएक्टिवली लेबल्ड होती हैं सेकेंडरी एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज की नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग के लिए वी मेनली यूज बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन और नॉन फैटी ड्राई मिल्क। नॉन फैटी ड्राई मिल्क या BSA को हम इस्तेमाल करते हैं जो एंटीबॉडीज ताकि नॉन स्पेसिफिकली बाइंड ना हो, वो स्पेसिफिकली बाइंड हो हमारी प्रोटीन्स के साथ। तो प्राइमरी एंटीबॉडी के अटैचमेंट के बाद और सेकेंडरी एंटीबॉडी के अटैचमेंट के बाद वी use the autoradiography for the identification of the proteins. The develop and the fixed autoradiography जो proteins हैं, जो हमारी एंटीजन बैंड्स हैं, वो हम विजुअलाइज हो जाएंगे क्योंकि जिसका एंटीबॉडीज प्राइमरी एंटीबॉडीज सेकेंडरी एंटीबॉडीज साथ बाइंड स्पेसिफिक जिसका सेकेंडरी एंटीबॉडीज बाइंड होगी वो ग्लो करेंगी, उनको फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स by using primary antibody and secondary antibodies specifically for their specific proteins. वेस्टर्न ब्लॉटिंग की जो एप्लीकेशन है डिफरेंट एरियाज में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज आल्सो यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। वेस्टर्न ब्लॉट कैन be used as a confirmatory test for HIV, hepatitis B infection and herpes simplex virus 2 infections. Western blot is also used as the definitive test for variant Creutzfeldt-Jakob disease, a type of prion disease linked to the consumption of the contaminated beef from cattle with bovine spongiform encephalopathy, commonly referred to as a mad cow disease. Mad cow disease वो काउ जिसको mad काउ डिजीज हो या बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म encephalopathy हो, उसका जो हमने बीफ यूज करने के बाद जो डिजीज जिसका प्राइन डिजीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग इस्तेमाल करते हैं। After another application in the diagnosis of the tularemia and the Lyme disease, bacterial diseases, further application of the Western blot technique include its use by the World Anti-Doping Agency, WADA. World Anti-Doping Agency. What is blood doping? Blood doping is the misuse of certain techniques or the substances to increase one's red blood cells mass, which allows the body to transport more oxygen to muscles and therefore increase stamina and performance. जो प्लेयर्स हैं मुख्तलिफ गेम्स में, क्रिकेट में या फुटबॉल में, जो अपने स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ऐसे सब्सटेंसेस इस्तेमाल करते हैं जो उनकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ज़्यादा करते हैं, लाइक इरेथ्रोपोइटिन
ग्लाइकोप्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे मालिक्यूल्स जो हम सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरिंग मालिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं, तो दीज to identify these molecules we can use the doping test. तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो टेक्निक इस्तेमाल करती है दैट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग. DNA sequencing can also use for the identification of the cloned DNA. The sequencing a gene provides much useful information about coding sequences, control regions, and other features such as the intervening sequences. Determining the sequence of a cloned fragment is usually essential if gene structure is being studied. Sequencing can range from a small-scale project involving a single gene up to sequencing entire genome. तो sequencing हमने single gene को भी sequence करना है और multi gene को भी हम sequence कर सकते हैं. There are different sequencing methods that can be used in the molecular biology. Maxim and Gilbert method, chemical-based method, chain termination method, that is also called dideoxy method, or Sanger method, semi-automated method, pyrosequencing method, the whole genome shotgun sequencing method, clone by the clone sequencing method, next generation sequencing methods. These methods can be used for the sequencing of the desired gene for the identification of their specific gene. That's all about the analysis of the clone gene by using different techniques. We have discussed that we can analyze the gene by using the messenger RNA translation in vitro, and we can use the gene by restriction mapping. We can also use the gene or the clone gene by blotting techniques. We can use the southern blotting, northern blotting, and western blotting. We can also analyze the gene by using the sequencing. यही मेथड हम जनरल DNA एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. Thank you so much. In the next lecture we will discuss about the making gene product.